बात करते हैं नौजवान नस्ल की, जिसको हम रोज़ाना बताते हैं कि आपके पास ढेरों नहीं तो लाखों हज़ारों मौके हैं। आप कोडिंग कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं, घर बैठ के काम कर सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट। आपके पास पैसे नहीं हैं या आपको कोई सिखाने वाला नहीं है तो इंटरनेट और कनेक्टिविटी के ज़रिए आप कोई भी स्किल घर बैठे सीख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम लोगों से बात करते हैं, ख़ासतौर पर जेन जी से, जेन अल्फ़ा से, दे नॉट वेरी होपफुल अबाउट पाकिस्तान। उनको यहाँ का तज़ाद, यहाँ का कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ के माशरती रवैयों में दोगलापन, ये चीज़ें बहुत खलती हैं और यही वजह है कि उनमें से कई लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, पैसे को लेकर, लग्जरी को लेकर, और साथ तौर पे सबसे जो हमारा कीमती सरमाया है यानी हमारा वक्त, उसको लेकर उनके आउटलुक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। मिलेनियल्स की, जेन एक्स की बात की जाए, हमें एक ख्वाब दिखाया गया था कि आप मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो आप अपना घर बना सकते हैं, आप कंपनी के CEO बन सकते हैं, आप किसी अहम ओहदे पे पहुंच सकते हैं। नंबर वन, ये जो यूथ है ये बहुत ही कम उम्री में कई लोगों को मिलियनेयर्स बनता हुआ देखती है, जिनके पास नेसेसरीली कोई एक्सेप्शनल स्किल नहीं है। क्या हो सकता है उन्होंने कोडिंग के ज़रिए, क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए, फ्रीलांसिंग के ज़रिए या फिर इवन यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त पैसे बना लिए, ज़बरदस्त लाइफस्टाइल हासिल कर लिया है। तो वो जो थी ना कि हमने दिन में 14-14 घंटे काम करने हैं, अपने काम का बेहतरीन माहिर, स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट बनना है, वो जुस्तजू ख़त्म होती चली जा रही है। सो अब हमारे ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान, जो कि आबादी के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 70% हमारी जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। इन नौजवानों को आने वाले कल के लिए तैयार कैसे करें? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, द पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिया? इनको कौन से स्किल्स दें, इनको किस तरह मोटिवेट करें? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी ज़ैनब अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं एम्पावर योरसेल्फ की, एंड शी टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू DEI एंड ESG। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, यंग स्पोर्ट्समैन और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके मसाइल को समझते हैं। हम अक्सर हमारे मोस्ट गिफ्टेड एथलीट से जब मुलाकात करते हैं या बात करते हैं, वो भी इसी सितम ज़रीफ़ी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि उनको वैलिड सपोर्ट नहीं मिलती, उनको ट्रैवल में सपोर्ट नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग में सपोर्ट नहीं मिलती। तो एक बहुत बड़ा एवेन्यू, यानी एक यूथफुल कंट्री दुनिया के तमाम ही मुकाबलों में अपना लोहा मनवा सकती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन हमारे यहाँ एक गैप मौजूद है। एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल हु इवन विन मेडल्स एंड हु आर एक्सेलेंट टैलेंट, उनको भी लगता है कि वापस आएंगे तो कौन सा कोई सराहा जाएगा, कौन सा कोई हमें तमगे दे देगा, और एक आध की मिसाल के बाद बाकी तो इस तरह भी दिल बर्दाश्ता होते हैं। मोहम्मद आसिफ की हम बात करें, 3 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन इन स्नूकर, सेज व्हेन आई केम बैक इट वाज एन एम्प्टी एयरपोर्ट, मेरे लिए कोई इस्तकबालिया नहीं था। तो लोग कहते हैं अपने गेम की पीक पे पहुंचने के बावजूद भी आपको वो जो अप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगी। थैंक यू याया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एज वेल। लास्टली जी हमारे साथ आरीन शाहिद मौजूद हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट हैं। एक और चीज़ जो हमने यंगस्टर्स को कहनी शुरू की है कि डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर, अपना कारोबार शुरू करें। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? दुनिया में अगर कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे कारोबार करना, एक नए आइडिया के लिए सपोर्ट हासिल करना मुश्किल है, तो उसमें शायद टॉप 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आता होगा। तो जो मुश्किलें आप इमेजिन भी नहीं करें वो भी आपके सामने आ जाती हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। सबसे पहले अगर याया आपसे शुरुआत करें, यंग यूथफुल टैलेंट, मुझे लगता है कि एक इंसान हद दर्जा धत्ती और जुनूनी हो तभी स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में परसू कर सकता है, वरना पजीराई तो छोड़िए, ग्राउंड्स तक नहीं मिलते। क्या कहेंगे आप? देखिए सदरा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं एक कथा से अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, दलील दूँ तो जलील हूँ, ये ज़माना जहल की ज़द में है, यहाँ बात करना हराम है। क्या बात दरअसल ये है कि ऐसा लगता है कि हमारी रगों में जिस तरह खून दौड़ रहा है, हमारी रगों में इस चीज़ को जो है वो इंजेक्ट कर दिया गया है कि जी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपके लिए सिर्फ महरूमियाँ हैं, यहाँ पर आपके लिए सिर्फ उदासियाँ हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आप अपने वालिदैन को देखें, अगर आप अपने ख़ानदान में किसी ऐसे बंदे को देखें, कोई तो एक ऐसा बंदा होगा ना जिसने इस दुनिया में अपना नाम बनाया होगा, कुछ किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो जिसने कुछ किया ही नहीं हो। तो आप उसको देखें। कहते हैं कि दीन के मामले में अपने बड़े को देखना चाहिए और दुनिया के मामले में अपने से छोटे को देखना चाहिए। लेकिन हमारी जो यूथ है आजकल के दौर में, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे नहीं रही। हर कोई ओवरनाइट तब्दीली चाहता है, हर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, हर किसी को 2 मोबाइल चाहिए,
हर किसी को बाहर जाने का जो है शौक़ पूरा करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ होगा किस तरह, ये पाथवे किसी के पास मौजूद नहीं है। हर कोई चाहता है कि बस उसको घर पे पक्की पकाई रोटी मिल जाए, वो सिर्फ़ आपकी अम्मी ही आपको बना के दे सकती हैं, बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी और शायद मेहनत के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आप अपनी इंट्रो में बात कर रही थी कि माज़ी में भी ऐसे हुआ करता था। देखिए, बात दरअसल ये कि माज़ी में इतने सारे जो है वो लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, बाकी गैजेट्स नहीं थे। आज आपकी ज़िंदगी जो है ना कि आपने सोशल मीडिया पर भी अपने आप को मुतहर्रिक रखना है, लोगों की लाइक्स भी आपको चाहिए। आप डाइवर्ट बहुत हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, फोकस नहीं है। आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ करेंगे, आज कुछ नहीं हो सका तो फिर कुछ और करने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत चाहिए, जो कि शायद हमारी यूथ में इसका बहुत शदीद फुक़दान है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्पॉट ऑन रिमार्क। और अगर मैं ज़ैनब ये आपके पास लेके आऊँ, आप दोनों का मुआवजा कैसे करती हैं? अगर मैं दोनों जेंडर्स की बात करूं, ख़वातीन के लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। अ लॉट ऑफ द पीपल आर फोकस्ड ऑन विमेन एम्पावरमेंट, विमेंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लोगों को एक तबका हमारे माशरे में है जो कहते हैं कि जी माशरे में बिगाड़ या इखलाकी कदरों के ख़त्म होने की वजह ही ये है, क्योंकि पहले सोसाइटी इस तरह बटी हुई थी कि मर्द ने बाहर काम करना है, ख़वातीन ने घर में बैठ के घर की चार दीवारी के अंदर जो निज़ाम है उसको चलाना है, जिसमें तरबियत शामिल है, बच्चों की तालीम शामिल है, होप देना शामिल है, एंड दे यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट। लेकिन अब दौर हाज़िर में जिस तरह महंगाई है, जिस तरह अगर इस खातून ने भी मेहनत की है और 50% आबादी सिर्फ आपकी घर नहीं बैठ सकती, उसको भी मईशत के पहिए में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। हु इज़ एट अ लॉस? आपके ख्याल में आजकल जो नौजवान नस्ल से आप बात करती हैं, मर्द और ख़वातीन, इनकी सोच में क्या फ़र्क है? आजकल के जो नौजवान के अंदर एक तो ये साइकिल्स ब्रेक करने वाला जनरेशन है। बहुत सारी साइकिल्स इन्होंने ब्रेक किए, बहुत सारी नई इनोवेशंस की तरफ ये इस डायरेक्शन पे निकले जहां हम मिलेनियल्स नहीं जा सके, दोनों मर्द और औरत। और ये मैंने इस एक पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर जेंडर गैप को बंद होते हुए देखा है, राइट, इन अ वे जो हमारे प्रीवियस जनरेशन्स में नहीं था। ये चाहे किसी के हक के लिए खड़े होते हैं तो ये लड़के खड़े होते हैं लड़कियों के लिए। ये तारीख में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का कुछ सिलसिला है। तो जनरेशन सही है, आई बिलीव दैट दे टेक द राइट स्टेप्स। जिस तरह इन्होंने बताया इनकी एक्सपोजर बेहतर है, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मीडिया, दुनिया में क्या हो रहा है, उस हिसाब से ये जो कदम उठा रहे हैं, स्पेशली अंडरस्टैंडिंग कि पहले हमें ये होता था कि ये औरत है, ये मर्द है, ये डिफरेंसेस हमने खुद पैदा किए थे, ये अपने आपस में ये डिफरेंसेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम नौजवानों को एक बेहतर दुनिया का, एक बेहतर पाकिस्तान का जब ख्वाब दिखाते हैं, अगर उनसे कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो महरूमियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको आप मेहनत करके पूरा कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या एवेन्यूज़ छोड़ते हैं? आरीन, हाउ डू वी टेल दीज यंग पीपल दैट दे कैन ब्रिंग अबाउट चेंज? हम उनको कारोबार करने की तलकीन कर रहे हैं, हम उनको तालीम हासिल करने की तलकीन कर रहे हैं, क्या हम उनको सियासत में वेलकम कर रहे हैं, क्या हम उनसे कह रहे हैं कि इन इशूज़ के बारे में मुतहरिक होकर आप जमहूरियत के सिलसिले में अपना आपको लॉन्च करें, आप वोट लेकर ऐवान तक पहुँचें और फिर आवाम की खिदमत करें? क्या हम नौजवानों को ये ख्वाब दिखा रहे हैं, या अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको कहते हैं कि सियासत से दूर रहो, सिर्फ कारोबार करो, पैसे कमाओ, अपनी ज़िंदगी में मगन रहो? Point I believe, because I'm consulting the government on gender initiatives, and one thing that I'm seeing all the time is हर इदारा silos में काम कर रहा है। बहुत सारे है भी यूथ के लिए जो अभी तक आरीन, I'm so sorry, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी, मेरे ख्याल में देयर इज़ अ टेक्निकल ग्लिच, वी आर ट्राइंग टू फिक्स दैट, तो मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। ज़ैनब, इनकी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट के बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन साइलोस पे काम कर रहे हैं, यानी अलग अलग अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। आपने भी ये महसूस किया? बिल्कुल किया था। ये कुछ 2 साल पहले SDG 5 सेक्रेटेरिएट का हिस्सा थी, तो नेशनल असेंबली ने सेक्रेटेरिएट्स खोले थे हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। वो भी साइलोस में अलग अलग काम कर रहे थे, उसके अंदर भी जो लोग थे वो अलग से साइलोस में काम कर रहे थे। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट। ये सिर्फ जनरली गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, आप सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड में भी देखेंगे बहुत अच्छे लोग हैं हमारे जो बहुत डेकेड से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बट क्योंकि वो अकेले हैं वो मुश्किल भी होता है अकेले काम करते हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक नौजवान का मुस्तकबिल रोशन है, इसकी क्या दलील है आज के ज़माने में? या पहले एक ज़माने में हम कहते थे मैट्रिक के मार्क्स अच्छे ले आए, BA में टॉप कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाए। आज दौरे हाजिर में 2025 में एक नौजवान ने अगर अपने आप को प्रूव करना है कि वो बड़ा टैलेंटेड है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसकी क्या दलील हो सकती है?
देखिए सिदरा, ज़माना बदल गया है लेकिन मसाइल वही हैं। आज भी घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, उनके बालों में चांदनी उतर गई है, बूढ़े वालिदैन उनकी अच्छे रिश्ते के लिए मुतमन्नी हैं, नौजवान के हाथ में डिग्री है, नौकरी नहीं है। आज हर कोई बाहर जाना चाहता है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और जब हम छोटे थे तब भी हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे, आज भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपके पार्टिसिपेंट जिस अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं फिर दोबारा से आ जाऊँगा। अगर मैं अपने स्पोर्ट्स की बात कर लेता हूँ, अगर कोई एक बार पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर रिप्रेजेंट कर लेता है तो वो ये चाहता है कि बस अब इससे आगे नहीं बढ़ना, मुझे यहीं रुकना है। मैं अरशद नदीम की बात करना चाहूँगा। 40 साल के बाद पाकिस्तान के फ़ख्र की अलामत बने, पाकिस्तान को उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला कर दिया। लेकिन आप देखिए कि अरशद नदीम की आपके पास कोई स्टोरी आई कि अरशद नदीम तैयारी कर रहे हैं, माँ सिवाय इसके कि अरशद नदीम को यहाँ पर इनाम व इकराम दिया जा रहा है, यहाँ पर अरशद नदीम मेहमान खुसूसी हैं, यहाँ पर अरशद नदीम को बुलाया गया है फ़ीता काटने के लिए। आपने कहीं देखा कि अरशद नदीम जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अगले इवेंट के लिए अपने आप को किस तरह तैयार कर रहे हैं? बात दरअसल ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी सिर्फ़ एक ग्लोरी के ऊपर, हम अपनी सिर्फ एक कामयाबी के ऊपर, इससे आगे बढ़ना नहीं, इसी को हमने कैश कराना है। तो इन अदर वर्ड्स याया, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ख़त्म हो गया। यानी अगर हम जहांगीर खान और बड़े बड़े हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, वो तो साल साल अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। उनका ऐसा लगता था, अगर मैं जहांगीर खान की बात करूं, कि वो अपने आप से ही मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि व्हेन ही वाज नंबर 1 ही वांटेड टू सस्टेन दैट पोजीशन। लेकिन अब वो जज्बा, वो एम्बिशन ही ख़त्म हो गई है आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली। देखिए बात दरअसल ये है कि एक कामयाबी को हर कोई कैश कराना चाह रहा है। आपने जहांगीर खान की बात की, पाकिस्तान नहीं दुनिया की हिस्ट्री का बहुत बड़ा प्लेयर है। 5 साल नाकाबिल शिकस्त रहे, 555 मैच जीते, 10 बार ब्रिटिश ओपन, 6 बार वर्ल्ड ओपन वो पाकिस्तान के लिए जीते। ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। आप अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। आप दुनिया के बेहतरीन एथलीट को देखें, वो एक कामयाबी के ऊपर रुकते नहीं हैं, वो चलते चले जाते हैं। मकसद आपको बताने का और कहने का, ये आप इन्फ्लुएंसर की बात कर रही हैं, आप यूट्यूबर की बात कर रही हैं, ठीक है, पैसे तो वो कमा लेते हैं, वो थोड़ी देर के लिए तो लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन नॉलेज नहीं है उनके पास। आजकल लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नॉलेज है। इन अदर वर्ड्स याया, मैं इसको बात को कंटिन्यू करूंगी। मुझे लगता है कि जो आपने कहा ना, एक कामयाबी पे इन्हिसार करना, क्योंकि वजह यही है कि आजकल हमने, वी आर नॉट अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, वी आर नॉट एन एम्बिशन बेस्ड सोसाइटी। हम एक्सेलेंस के पीछे नहीं भागते, हम पैसे के पीछे भागते हैं। हम कामयाब भी इसलिए होना चाहते हैं ताकि हम स्पॉटलाइट में आएँ, हमें स्पॉन्सरशिप्स मिलें, हमें रुपया मिले, हमें पैसा मिले। हमारा कोई पर्पस नहीं है, हम कोई अकेडमी नहीं बनाना चाह रहे, हम खुद नहीं आगे बढ़ना चाह रहे, हम बस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसको मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में कहा जाता है, सबसे निचले जो दर्जे की ना सर्वाइवल है हमारी। अच्छा जी, यू सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो, आप एक आतिशफशा पहाड़ पे बैठे हुए हैं, जब आपकी एक यूथफुल पॉपुलेशन हो, इनमें जज्बा है, उमंग है, एज, फिटनेस, एनर्जी इनके साथ है, लेकिन ये एक ऐसा सैलाब है कि अगर आपने इसके सही बंद ना बांधे, इसको सही डायरेक्शन ना दी, तो ये सब कुछ तहस नहस भी कर सकता है। आरीन, आपकी तरफ आना चाहूँगी, बिकॉज यू ऑल्सो कंसल्ट फॉर द गवर्नमेंट। हमारे पास एक दो पहलू हैं इस मामले के। मर्द हजरात या लड़के जिनके ऊपर बेजा बोझ है, वो चाहें भी तो अपनी ज़िम्मेदारी से फ़रागत नहीं हासिल कर सकते कि उन्होंने पैसे कमाने हैं, उन्होंने घर वालों को सबको सपोर्ट करना है। और दूसरी तरफ ख़वातीन या लड़कियां जिनको हम पढ़ा भी रहे हैं, जिनको हम एम्पावर भी कर रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि वो चलो थोड़ा बहुत कारोबार कर ले, लेकिन उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आज भी घरेलू ज़िम्मेदारियों पर रखी है। दोनों की इस वक्त जो होपलेसनेस है या ये जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ बर्बाद हुई हुई है। आप अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग में क्या नोटिस कर रही हैं, किन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट्स को सेंसिटाइज कर रही हैं, और क्या गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स इस हवाले से सोच भी रहे हैं कि यूथ को कोई हमने डायरेक्शन देनी है? सिद्रा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें ना एक चीज़ ये है कि जी आरीन, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी, इसमें ना एक बड़ी अच्छी आपने एक बात की है, बिकॉज मसला ये है कि गवर्नमेंट को ना एक इकोसिस्टम देना पड़ेगा जहाँ पे चाइल्ड केयर मदर्स के पास हो। डेटा और रिसर्च ने बताया पाकिस्तान में कि जो विमेन है ना, वो सोसाइटल बैरियर से ज्यादा, बिकॉज दे डोंट हैव एन एवेन्यू वेयर दे कैन हैव देयर चिल्ड्रन बीइंग टेकन केयर ऑफ इन डे केयर एंड आफ्टर स्कूल child care system. So that's where government can play a very pivotal role to tackle this. और एक दूसरी चीज जो इसमें मैं पॉइंट आउट करूंगी वो है नैरेटिव बिल्डिंग ऑन सोशल मीडिया। सिर्फ आपको पता है सोशल मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और यूथ के लिए ना बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट स्टेट उनको वही चीजें फीड की जाती हैं थ्रू एल्गोरिथम्स, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर सीइंग।
So we need to have nation-based campaigns to inject this hope in the youth कि these are the opportunities, because जहाँ हमारे पास youth buzz है वहीं पे एक बहुत बड़ी opportunity भी है जो इसको हम entrepreneurship के थ्रू leverage कर सकते हैं। अच्छा आर्यन, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी एंड आई हैव ऑल दी अप्रिसिएशन फॉर द CM ऑफ पंजाब कि उन्होंने हाल ही में जो ये वल्गर डांसर्स का एक पूरा एक इकोसिस्टम बन गया था स्टेज परफॉर्मेंसेस का, उसको लाइफ टाइम बैन किया है। आपके ख्याल में ये चीज़ें कितनी कंसर्निंग हैं, इनका क्या असर हमारी अखलाकियात, हमारी वैल्यूज़ पे पड़ रहा है? और फिर दूसरे अगर सिरे से इसको जोड़ना चाहूँ कि हमारे यहाँ जैसे अर्ली मैरिजेस के ऊपर, यूथ के ऊपर फोकस होता है, हमने ये भी देखा है कि डिवोर्स रेट्स आर एन ऑल टाइम हाई, और सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स एप्लीकेशंस फाइल हुई हुई हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो पंजाब में, अगेन पॉपुलेशन के हवाले से भी। इन दो एलिमेंट्स को आप कैसे देखती हैं? देखिए, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, एंड CM का एक मिशन है एंड के मोबिलाइज कर सकें वो पूरे इकोसिस्टम को। उसमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे एक बड़े प्रोडक्टिव स्टेप सामने आएंगे। बिकॉज देखें, हमारा जो एक बिगर पूल ऑफ स्पेशली विमेन है ना, वो सोशली साउंड नहीं है, उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि थ्रू रीजनिंग क्या सही है और क्या गलत है। तो जब इस तरह का डेटा और जिस तरह आप ये बता रही हैं कि इनको बैन किया गया है, इन्हीं चीज़ों की तरफ से ना एक फिर प्रोडक्टिव चीज़ें सामने आएंगी जिनसे वो अट्रैक्टेड फील करेंगी, जिनको वो कहेंगे कि यार मैं अपने आप को इधर देखना चाहती हूँ। तो ये वाले जो स्टेप्स है ना, दे आर वेरी पर्टिनेंट फॉर द स्टेट टू टेक। बिकॉज़ देखिए, कहीं ना कहीं स्टेट का काम होता है मैंडेट सेट करना। यूथ इश्यूज के अंदर जेंडर डिबेट को ले आए हैं, तो या मैं आपसे एक मेल पर्सपेक्टिव चाहूँगी। हम चाहते हैं फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, माशरती तौर पे भी कि एक तवाज़ुन कायम हो, ख़वातीन को मौक़े मिलें, वो पढ़ाई भी करें, पेशा वराना अपनी सलाहियतों को भी उजागर करें। इसका क्या इम्पैक्ट मर्दों पे पड़ रहा है? यानी मैंने अक्सर मर्दों को बड़ा इनसेंसिटिव देखा है। उनको लगता है कि जी ख़वातीन जब 4 पैसे कमाने लगती हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये जो एम्पावर्ड ख़ातून है, इससे हमारे पाकिस्तानी मेल हैंडल कर पा रहे हैं इनको? आपने क्या नोटिस किया? देखिए सिद्रा, बात दरअसल ये है कि आप जितनी चीज़ों को लंबा करेंगे वो लंबी होती चली जाएंगी। ज़िंदगी को बहुत आसान रखें और बिल्कुल बेसिक के साथ ज़िंदगी को आप आगे बढ़ाएं। जितनी मोहब्बत आप अपनी माँ से करते हैं, जितनी मोहब्बत आप अपने बच्चे से करते हैं, आपका जो लाइफ पार्टनर है, जिसके बारे में एक आम परसेप्शन है कि मियाँ और बीवी जो है वो रेल की पटरी की तरह होते हैं, चलते तो बहुत लंबा है लेकिन मिलते नहीं हैं। इस कॉन्सेप्ट को जो है वो रॉन्ग करना चाहिए। बात दरअसल ये, आपकी घर की जो बेस है, आपकी लाइफ पार्टनर आपकी बेगम है, उसके साथ आपको चलना चाहिए। कुछ चीज़ों में आपको ये बता देना चाहिए घर में कि यार फाइनल डिसीजन मेरा होगा, बाकी हर चीज़ जो है वो बेगम ने करनी है। अगर आपकी बेगम जॉब करती है तो आपको खुश होना चाहिए कि वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि भाई बात दरअसल ये है कि सिर्फ बच्चे को पढ़ा दो और उसके बाद उसकी शादी के बारे में सोचो, और शादी करने के बाद ये सोचो कि बस इसकी ज़िंदगी गुजर जानी चाहिए। नहीं, सही। आपको उसकी शादी की तैयारी के साथ साथ उसको वेल इक्विप्ड करना है, उसको स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाना है, उसको एजुकेशन की तरफ लेकर जाना है। कि अगर आपने अपनी बेटी को जहेज़ दे दिया तो ये इसकी ज़मानत नहीं है कि उसकी शादी कामयाब हो जाएगी। आपकी बेटी को ज़िंदगी में किस तरह चलना है, अप्स एंड डाउन को किस तरह फेस करना है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ देखना, ऑफिस की तरफ देखना, देखिए आप ऑफिस में जॉब करने के लिए जाते हैं, ऑफिस आपको आपके टाइम के पैसे देता है। आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें, चाहे बंदा हो चाहे बंदी हो। मेरा एक बहुत ही सिंपल फ़लसफ़ा है, अपने काम से काम रखें और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जस्तुजू करें। 2 एलिमेंट्स आई वांट टू ब्रिंग इनटू दिस। ये तो सोशल और फैमिली साइड हो गई ना, और ये सवाल मैं ज़ैनब आपके पास लेके आऊँगी। महंगाई और इसके साथ साथ जो वर्क प्रेशर्स हैं, यानी इस वक्त चाहे मर्द हो, ख़ास तौर पे मर्दों की बात की जाए, ख़वातीन को तो चले इजाज़त नहीं मिलती, कोई अपने तरीके से करना चाहे काम तो करें, लेकिन मर्द इस वक्त मैं देख रही हूँ कि 1 नहीं 2-2 3-3 नौकरियाँ कर रहे हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। प्रेशर्स अपनी जगह मौजूद हैं, और इस मेंटल हेल्थ की यानी जो उनकी बर्बादी है, इसको कोई स्पेस नहीं दी जा रही। एक नौजवान इसको महसूस भी कर रहा है, कोई उसको सही गलत रास्ता दिखाता है, कोई कहता है कि जी मुल्क से बाहर चले जाओ, डॉलर्स में कमाओ, तुम्हारे लिए बेहतरी होगी, वो करने की भी कोशिश कर रहा है। डू यू फील बैड फॉर द मेन राइट नाउ, ख़ास तौर पे जो कम उम्र यानी जो नौजवान मर्द हैं? बिल्कुल, इसमें एक बहुत सख्त एक स्टेटिस्टिक है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड रेट्स in terms of these sort of issues when it comes to work related stress, it's usually men who succumb to it. And बिल्कुल प्रेशर बहुत है एक ऐसे सोसाइटी में जहाँ मेरिटोक्रेसी नहीं है,
जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपने उसके अंदर स्पेस अपना बनाना है, फिर उसके ऊपर से अपने काम के अंदर भी आपने देखा है काफ़ी, अभी मैंने रिसेंट एग्जांपल्स देखे, बहुत सारे सीनियर लोग हैं उनको डिमोट किया जा रहा है। इज समथिंग विच आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज कि काफ़ी सीनियर या अपने रिटायरमेंट एज के करीब आ रहे तो आखिरी 2 साल के अंदर उनको डिमोट करें, इनके सैलरीज कम करें। अब इनकी भी लोग हैं, इनकी भी जिम्मेदारियाँ, इनके भी औलाद हैं। सो एंड स्पेशली जो हमारे मिलेनियल जनरेशन है, हम बहुत लेट आए हैं इनटू इनकम अर्निंग टू अ सर्टेन अमाउंट जिसमें हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसे सिलसिले में यस बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आई फील दैट वुमेन हैव इट इजियर। या ख़वातीन हो, नौजवान नस्ल, इस वक्त की जो दौरे हाजिर के नौजवान हैं उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं। अच्छा जी, तो हमने बात की कि करोड़ों रीजंस हैं और पाकिस्तान में शायद थोड़े से कम रीजंस होंगे एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे दूसरे मसाइल, जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है, या फिर कॉन्गो जैसी सिचुएशन है या फ़लस्तीन जैसी सिचुएशन है। यहाँ पे फिर भी आपके पास एक स्टेबल एक प्लेग्राउंड मौजूद है। तो अगर हम अपनी यूथ को ऑप्टिमिज्म देना चाहें, आइडियलिज्म देना चाहें, उनको ये कहें कि यार मसाइल से हटकर सॉल्यूशंस की तरफ जाओ, तो उसके क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं और उसको कौन लीड कर सकता है? 2 बड़ी सियासी जमातें, अगर हम PMLN की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, दे टेक प्राइड इन द फैक्ट कि दे हैव कंसिडरेबली यंग लीडरशिप, यानी CM साहिबा जो पंजाब की हैं, मरीम नवाज़ साहिबा, उनका भी एक नया एक्सपीरियंस है। शी इज़ अ फ्रेश इनलेट इनटू दिस पोजीशन। फिर साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी वॉइस ऑफ द यूथ कहा जाता है। आर दीज पीपल एबल टू मेक पॉलिसीज़ जो यंग लोगों को इनके साथ जोड़ सकें और उनके अंदर होप बेदार कर सकें? सबसे पहले ये सवाल ज़ैनब आपसे। बिल्कुल, एक्चुअली I'd like to start with कि द बिगेस्ट सेगमेंट पाकिस्तान में जो मदद कर सकती है यूथ की, वो है कॉर्पोरेट स्पेस, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको हल्का लेता है। मगर अगर आप देखें एक बैंक सिर्फ, लेट्स से फॉर एग्जांपल HBL, उनके सिर्फ 1.5% उनकी प्रॉफिट का जाता है उनके फाउंडेशन में। और अगर आप उसकी इम्पैक्ट सिर्फ देखें कितना बड़ा स्केल है, और ये सिर्फ एक बैंक है, स्टेट बैंक ने तो ये सारी पॉलिसी अक्रॉस ऑल 38 बैंक्स उन्होंने ये डाला है। तो आप इमेजिन कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से ये क्या इम्पैक्ट है, FMCGs, मल्टीनेशनल्स। मुझे ऐसा लगता है इसमें टियरिंग होनी चाहिए। मैं अगर एक बिल्कुल एज एन आउटसाइडर इसको देखती हूँ कि देखिए, जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, यकीनन स्केलेबिलिटी चाहिए। लोग उसके लिए चाहे सियासी जमातें हों, चाहे कॉर्पोरेट्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि बेस सबसे बड़ा है। यानी जो मुतवसत घराने से लोग ताल्लुक़ रखते हैं या जो अंडर सर्व कम्यूनिटीज़ हैं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच एक माइंडसेट चेंज के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है। इस वक्त ये बात नहीं है कि जो बेचारा पिस रहा है तबका वो ही मुल्क से बदजन हो रहा है। मुझे हैरत और तकलीफ़ इस बात की होती है कि वो नौजवान जो हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बेस्ट स्कूल से पढ़ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा होपलेस हैं। यानी इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान की बेहतरीन मोस्ट कम्पिटिटिव मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, वो इंजीनियर बन के पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स द young people that we need to get hold of। या आप क्या कहेंगे, इस तबके को मोटिवेट करने के लिए, पाकिस्तान के बारे में ऑप्टिमिस्टिक करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिद्रा, किसी शायर ने खूब कहा था कि वो इतना पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है। वाह। वो इतना पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो फिर किस बात का गम है। वाह। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। एक लाइन को हमने पकड़ा हुआ है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उदासियाँ हैं, यहाँ पर सिर्फ मायूसियाँ हैं, हम बाहर जाएंगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ज़िंदगी में आप अगर बाहर निकल भी जाते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आपके घर में 6 लोग रहते हैं, तो आपको 30 लाख रुपए तो टिकट के चाहिए। फिर उसके बाद 30 लाख रुपए अगर किसी के पास हों तो वो यहाँ पर एक अच्छा ज़िंदगी गुजार सकता है। तो वही जा रहे हैं जिनके पास पैसे की फरावानी है, वो बंदा नहीं जा रहा है यहाँ से जिसके पास कुछ है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जिनके पास पैसे की फरावानी भी है, वो भी ये रियलाइज़ करते हैं कि कमा वो इसी मुल्क से सकते हैं। तो आप इस वक्त मुल्क के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बच्चों को बाहर देखेंगे, उनका कारोबार आज भी पाकिस्तान में है। तो क्या वजह है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट्स उनको बावर नहीं करा पाते कि ये जो प्रॉफिट्स आप लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं और आपके बच्चे जो आप यहाँ पे अपने आप को गैर महफूज फील कर रहे हैं या जिस लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं उसको वो बाहर जाके अपना रहे हैं, वो माहौल पाकिस्तान में क्यों नहीं दिया जा सकता उनको, ताकि वो पाकिस्तान में बिलीव करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? आरीन, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, क्या कर सकती है इसके लिए हुकूमत? देखें, जैसे अभी याया साहब ने भी बात की, करने को ना हमें सिर्फ एक इकोसिस्टम को हाईलाइट करना है, शोकेस करना है। आप देखती हैं यूट्यूब पे जी क्या आ रहा है,
एक नौजवान 17 साल की उम्र में 1 करोड़ कमा रहा है। इस तरह की जब हम शॉर्ट टर्म चीजों को पुश करते हैं इकोसिस्टम में, तो फिर लोगों का कंसिस्टेंसी की तरफ से ध्यान उठ जाता है। यही लोग जो बाहर जाते हैं, ये बच्चे बेशक एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से जाएंगे तो वहाँ पे ये सेकंड शिफ्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ के, लेकिन अगर यही पाकिस्तान में रह के वो बहुत सारे और बैरियर्स और सोसाइटल उसकी वजह से उनको लगेगा कि हम एक और साथ काम नहीं कर सकते, साइड हसल्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना जो हमें करने की जरूरत है, एक तो हमें अनसंग हीरोज को आगे लाने की जरूरत है जो वो चीजें कर रहे हैं, फिर उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी, जिस तरह उनको टैक्स, इन चीजों में इतनी फैसिलिटेशन दी जाए कि एक एंटरप्रेन्योरशिप ऑन राइज जा सके। इन चीजों की वजह से क्या होगा कि हमारी जो स्टेट है ना, उसमें इस तरह की स्टोरीज आगे आएंगी और लोग इनको अपना रोल मॉडल समझेंगे। आजकल हर बंदा सोशल मीडिया पर इकोसिस्टम की बात की ना, इकोसिस्टम के भी कई जाविये होते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है मैं बहुत होपफुल महसूस करती हूँ जब मैं कराची के किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ। आप वहाँ के सर्विंग स्टाफ को देखें, आप रिटेल आउटलेट्स पे लोगों को देखें, एवरेज मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी उम्र 23 से 25 साल के बीच में होती है। इनकी अपर कैपिंग है जी 26-27 साल। उसके बाद आप कभी इनको कॉन्टैक्ट स्टाफ के तौर पे रिटेल आउटलेट्स में, रेस्टोरेंट्स में काम करता नहीं देखेंगे। और मुझे लगता है ये वो मेहनत कश तबका है जो शायद 2 बसें बदल के वहाँ पर आ रहा है, एक ऐसी ज़बान की डिशेज़ के नाम सीख रहा है जो उसने खुद कभी नहीं खाई, ना उसका वो टेस्ट पैलेट है, लेकिन ये मेहनत कर रहा है, जुस्तजू कर रहा है सीखने की। मुझे लगता है जब हम इनके लिए इकोसिस्टम बनाएं तो सबसे पहले तो हम इनके लिए फिजिकल इकोसिस्टम बनाएं, हम इनके लिए आमदोरफ्त को आसान बनाएं, हम इनके लिए सड़कें अच्छी कर दें, हम इनके लिए आना जाना इनके लिए महफूज बना दें। मैं आपको कहती हूँ कराची में एक वर्व पाई जाती है जिसको हमें सिर्फ रेप्लिकेट करना है अपने दूसरे शहरों में। अगर ये माहौल हम दे देना, जैसे हम कहते हैं ना रेजिलिएंट कराची, सड़कें नहीं हैं फिर भी चले जा रहा है, कचरे का ढेर लगा हुआ है, बिजली नहीं आती, सिक्योरिटी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रही, ये वो स्पिरिट है दैट इज गोइंग टू टेक अस फॉरवर्ड। बट इट हैज़ टू बी रेप्लिकेटेड एंड देयर नीड्स टू बी मोर फ्यूल एंड रिसोर्सेज दैट नीड टू बी प्लग्ड इन। हमारे साथ आज मौजूद थी ज़ैनब, याहिया एंड आरीन। थैंक यू वेरी मच गाइज। ये एक लंबी गुफ्तगू है लेकिन आपका इनपुट, आपका फीडबैक इस पर बहुत अहम था। आई होप कि लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और सेहत आपसे पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।